जंगलराज टर्म है, ये पटना हाई कोर्ट ने दिया। छपरा के किसी भी बड़े सोने के व्यापारी से पूछिए कि क्या उसके यहाँ से सोने का चेन और सिकड़ी नहीं लिया गया था बिना पैसे के। नया जनरेशन है, उसको शायद पता नहीं है कि जंगलराज का खौफ क्या था। सूर्यास्त हो गया, अंधेरा होने लगा, अगर पुरुष घर में नहीं आते थे तो लोगों को भय रहता था कि लौटेगा कि नहीं लौटेगा। ये अनेक IPS अफसर्स को बिहार कैडर अलॉट हुआ, वो लोग ज्वाइन ही नहीं किए, IPS की नौकरी छोड़ दी, नहीं जाएंगे बिहार में। हमारी जो प्रगति है वो भी इतनी स्लो है कि हम 4 कदम चलते हैं, दूसरे राज्य 10 कदम चलते हैं। अब तेजस्वी युवक हैं, ऊर्जा है, बट वो खुद ही शिक्षित नहीं है, 9वीं फेल है। पासवान शिक्षित हैं और उनकी सोच में सकारात्मकता है, लेकिन उनको मौका मिला तो अपने बहनोई को MP बना दिए। सौभाग्य है कोई तो ऐसा सोच रहा है बिहार में कि हम बिहार में विकास करें। अब जम्मू से सीधे चलते हैं बिहार। आप हैं सेना में और बाबूजी का फोन आता है कि अरे सुनो, शादी तय कर दिया हूँ तुम्हारा और इतने तारीख को आ जाना। क्या था ये, जरा बताएं। आपने बहुत पुरानी बातें पूछ दी। ये 1990 की बात है और मैं इन्फेंट्री स्कूल बेलगांव में कमांडो कोर्स कर रहा था और मुझे याद है उस दिन हम लोग जा रहे थे हेलीकॉप्टर से स्लिदरिंग करने। हेलीकॉप्टर से कूदना था, जो फिल्मों में देखे होंगे। और हम लोग 3 टन में बैठे हुए थे और अचानक मुझे चिट्ठी मिली, पिताजी का अंतर्देशीय जो था चिट्ठी मिला और उसमें उन्होंने लिखा था कि ऐसे ऐसे शादी तय कर दी है। इस दिन बताइए पूरा कैसे, क्या क्या लिखा हाँ, उसमें था कि भाई तुम्हारी शादी हमने तय कर दी है, इस तारीख को तिलक है और 27 अप्रैल को बारात है, उसी अनुसार आ जाना। अब हम लोग चूंकि हेलीकॉप्टर से कूदना था तो ऐसे ही मन में 10 तरह की शंकाएं थी, हाथ पैर टूट रहे, टूट भी सकता है। हाँ, तो मेरे मन में यही था कि अच्छा चलो पहले हाथ पाँव टूटने से बच जाए तब सोचेंगे शादी और तिलक का। तो खैर सब कुछ ठीक रहा। कमांडो कोर्स तो मेरा बीत गया। जब मैं यूनिट में आया और हम अपने कमांडिंग अफसर से कहे कि सर पिताजी की ऐसे ऐसे चिट्ठी है और मेरा शादी उन्होंने तय कर दिया है, तो उन्होंने कहा कि हैव यू टेकन परमिशन टू मैरी, क्या आपने शादी के लिए परमिशन लिया है? तो हमने कहा सर मुझे तो मालूम ही नहीं था कि परमिशन भी चाहिए। नहीं, आपको छुट्टी नहीं देंगे, यू गो एंड कैंसिल द मैरिज। तो मैं गुरदासपुर से आया वापस छपरा और अपने घर पे बताया कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको छुट्टी नहीं मिलेगी शादी के लिए, परमिशन शायद नहीं मिलेगा शादी के लिए। तो 10 तरह की चर्चाएं शुरू हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है शादी के लिए छुट्टी नहीं मिले, लड़का झूठ बोल रहा है, हाँ टाइप ना। तो इन लोगों ने कहा कि नहीं शादी तो अपने डेट पे ही होगी। तो फिर मैं वापस आ गया यूनिट। तो CO ने कहा कि कैंसिल कर दिया मैरिज। तो हमने कहा सर वो घर के लोग नहीं माने सर। तो अच्छा ठीक है, तब जाके दिखाओ, नहीं देंगे छुट्टी। फिर हमने भाई चिट्ठी लिखा। तो तिलक का डेट मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा डेट था, बट मैं लिखा कि हो सकता है कि मैं तिलक के डेट को पहुंच ही नहीं पाऊँ और टेंटेटिव आप लोग तय रखिए, मैं आ जाऊंगा तो शादी होगी, अगर नहीं आ पाया तो शादी नहीं हो पाएगी। तो मैं तिलक के दिन पहुंचा ही नहीं, मेरा तिलक ही नहीं पड़ा। अच्छा। मेरा तिलक नहीं पड़ा और तिलक बीतने के बाद भी मैं वहीं था, गुरदासपुर में ही था। फिर मेस में एक फंक्शन था, तो आई रिमेंबर हमारे जो कमांडिंग अफसर थे उनकी मैडम कहीं कि हाँ JP यू आर लुकिंग मरोज, क्या बात है? तो हमने नहीं मैम सब ठीक है। तो एक दूसरे ऑफिसर ने बताया कि भाई इसकी शादी तय हुई है और इसको जाने नहीं दिया जा रहा है, CO साहब छुट्टी नहीं दे रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? देन इंस्टेंटेनियसली शी आस्क्ड हर हस्बैंड, अरे भाई JP सिंह की शादी तय हुई है, आप क्यों नहीं जाने दे रहे हो? तो कहे कि गया तो था कैंसिल करने। तो नहीं वो कैंसिल नहीं हुआ, इसके हाथ में थोड़ा है, घर वाले नहीं कैंसिल किए, छुट्टी दीजिए इनको। तो फिर CO ने कहा अच्छा ठीक है जाओ। तो फिर मैं वहाँ से दूसरे दिन चला। उस समय तो रिजर्वेशन का सिस्टम था नहीं, मिलिट्री डाबा में बैठे अपना और 30-40 घंटा में अपना पहुँचे छपरा। शादी के 2 दिन पहले मैं तो गांव पहुँचा,
तब हुआ कि अब चलो बारात लेके चलो। तो इस तरह से मेरी शादी। लड़की का फोटो वोटो कुछ नहीं, लड़की का फोटो वोटो कुछ नहीं देखे थे आप? नहीं नहीं, हमको कुछ नहीं पता था। मैडम का फोटो नाम हम कुछ नहीं मतलब जानकारी था कि कि इस हमारे गांव जो में फलना गांव में होने वाला, हाँ, लेकिन हमारे फोटो वोटो कुछ नहीं आया एकमा था। में ही हमारे जो सास ससुर एकमा हाई स्कूल में टीचर थे, हम्म, तो सुना था उनके बारे में, हम देखे नहीं थे। अच्छा अच्छा। तो लड़का आर्मी में इतने बड़े डिप्यूटी लेफ्टिनेंट थे आप, आपने बताया। हाँ, शादी के समय में लेफ्टिनेंट हाँ था। लेफ्टिनेंट थे, तो इतने बड़े पद पे लड़का, वो भी बिहार का, बहुत मोटा दहेज मिला होगा। नहीं देखिए, ये तो आपको मालूम ही है कि बिहार में अगर नौकरी मिल जाए जी, वो भी तो सरकारी। शादियों की बड़ी आती है। लड़के की डिमांड बढ़ जाती है। हाँ हाँ, मेरे केस में भी ऐसा हुआ कि आमतौर पे जो लोग ठेकेदारी में थे, कई जूनियर इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इस तरह की तमाम ऑफर्स आ रहे थे। तो लेकिन हमारी जो पिताजी से इनफॉर्मल बात हुई थी, तो हमने कहा था कि भाई हम लोग शिक्षा को प्रश्रय देना चाहिए। अगर परिवार हमसे राय लेना चाहे तो हमने कहा कि कोई अगर अच्छे संस्कार युक्त परिवार हो तो उसको प्रीफर करना चाहिए। रुपया पैसा तो फिर जिस तरह से आएगा शादी विवाह में खर्च हो जाएगा, तो उसको प्राथमिकता नहीं देना चाहिए। तो उसी के मद्देनज़र जो हमारे जो सास ससुर थे, एकमा हाई स्कूल में दोनों ही टीचर थे। तो हमारे गांव के ही एक बगल में दाऊदपुर में कॉलेज है, नंदलाल सिंह कॉलेज, उसमें प्रोफेसर थे, वो इन लोगों के पड़ोसी थे। तो उन्होंने हमारे पिताजी को प्रपोज किया कि दोनों लोग शिक्षक हैं, शिक्षक की लड़की है, लड़की भी हम देख रहे हैं, लड़की अच्छी सुसंस्कृत है, पढ़ने लिखने में भी ठीक है, तो आपका जो पैरामीटर्स है उसमें ये सूट करेगा। तो उन्हीं से प्रभावित होकर पिताजी ने वो तय कर दिया। तो हम लोग बेसिकली देखे कि परिवार ठीक ठाक है और तिलक दहेज तो कोई मन में था ही नहीं। तो बहुत ही सामान्य स्केल में हमारी शादी हुई, तिलक में नहीं पड़ा, गांव से अपना बारात गई और उनके गांव पे गई जो कि गोरिया कोठी में है, और फिर बिना दहेज की शादी हुई। जी बिल्कुल। तो उस वक्त तो इलाके में ये बड़ा सिंबॉलिक चर्चा का विषय बना था कि नहीं। सामान्यतः देखा जाता है बिहार में कि जो सबसे ज्यादा पैसा लेता है उसका सबसे ज्यादा उधर प्राइड का विषय होता है कि अरे भाई इन्होंने तो अपने लड़के का ब्याह किया है ना, 40 लाख रुपया लिया है, देखिए सबसे तगड़ा दहेज मिला इनको। देखिए 40 लाख रुपए वाला तो सिचुएशन नहीं था, और लेकिन हम लोगों के दिमाग में ये था कि अगर लड़की वाला पैसा देगा भी तो दिखावे में खर्च हो जाएगा। ठीक है। ठीक है ना। तो एक तो हमारी शादी की ही अनसर्टेनिटी थी कि हम आएंगे कि नहीं आएंगे। तो हमने बोला था कि नाच बाजा वो सब करने की जरूरत नहीं थी। तो बहुत पैसा नाच वगैरह में खर्च होता था। तो केवल शामियाना गिरा था मेरी शादी में, कोई नाच नहीं हुआ था, तो बहुत पैसा बच गया उससे। अच्छा। तो बहुत ही लो प्रोफाइल शादी हुआ। और मुझे याद है कि आजकल तो देखिए शादी में क्या क्या नहीं होता है। एक ट्रेकर गाड़ी होती है बिहार में जो पैसेंजर्स को ढोने के लिए होती है, रेगुलर कार भी नहीं था। मैं तो ट्रेकर पर ही बैठ के गया था शादी करने, और ट्रेकर पर ही शादी हुई, उधर से आया। लड़का आर्मी में लेफ्टिनेंट और टेकर पे गया, बाप रे। हाँ ऐसा ही था। नहीं ये तो मुझे सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने इस तरह का एग्जाम्पल सेट किया 90 के दशक में भाई, इस तरह की शादी करके। ये तो वाकई में। और वो भी जब शादी तय हुई तो हम लोगों के दिमाग में था कि शादी तो एकमा में ही होगी, हमारे गांव के बगल में है, बारात इतना आसान हो जाएगा। बाद में हमारी मदर इन लॉ कहने लगी कि नहीं, बड़ी लड़की की शादी है तो गांव से हो। अच्छा। और गांव तो एकमा से 30-40-45 किलोमीटर दूर गोरिया कोठी, उधर तो हम लोग कभी गए ही नहीं थे। बट अब हम लोग जोर देते तो उनको मानना पड़ता। लेकिन फिर हमने सोचा कि लड़की वाला वैसे ही रिसीविंग एंड पे होता है, तो ये उचित नहीं है। और उन लोगों का कहना कि बेटी की शादी है तो अपने मूल स्थान पे हो तो लोग देखेंगे जानेंगे, और अपना लोकल प्रेस्टीज इन्वॉल्व होता है। तो असुविधा भले हुई उतना दूर जाने में, लेकिन हम लोग उसमें भी एकोमोडेट किए, तैयार हो गए कि ठीक है शादी वहीं से होगी। हमने कहा कि वहीं चलते हैं। तो थोड़ा खर्चा भी बढ़ा, लेकिन वो शादी वहीं से हुई। जब ये समय आपने जो डिसीजन लिया होगा कि आर्मी छोड़ के अब यूपीएससी की तरफ जाना है और एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी की तरफ जाएंगे, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वाले तो बड़ा इस बात को लेकर चिंतित हो गए होंगे, भाई इतनी मुश्किल से तो लड़के को सरकारी नौकरी मिली है
अब ये कह रहा है कि इस नौकरी को छोड़ना है भाई। क्या कहना था मम्मी पापा का? देखिए, शुरुआती दौर में तो मैं शादी के लिए ही नहीं तैयार था, लेकिन जब यहाँ बात होने लगी तो मैंने ये भेजवाया ये मैसेज कि मैं आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन में हूँ। तो दो चीज़ होता है, उसके बाद या तो परमानेंट कमीशन ले लें और सरकार और आर्मी चाहे तो हमें परमानेंट कमीशन नहीं देगी, हमें छोड़ना भी पड़ सकता है। तो हम बोले थे लड़की वालों को, बताया गया था कि मैं रेगुलर कमीशन नहीं लूँगा, मैं शॉर्ट सर्विस के बाद मैं छोड़ दूंगा क्योंकि मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करनी है। और जब मैं छोड़ के आऊँगा तो सिविल सर्विस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये रिस्क है आप लोगों की जानकारी के लिए। बाद में ऐसा ना हो कि शादी के बाद कहें कि अब हम लोग तो सोचे कि जॉब वाले लड़के शादी कर रहे हैं, अब छोड़ना पड़ रहा है। तो हम पहले से बताए थे। और हमारी मदर इन लॉ काफ़ी पढ़ी लिखी थी, इंग्लिश से एमए थी, इंग्लिश पढ़ाती थी। तो उन्होंने कहा कि पहली बात है कि मुझे पूरा यकीन है कि आपका हो जाएगा, और बाई चांस अगर ऐसा होता है कि नहीं भी होता है तो एक्स आर्मी ऑफिसर बैंक में और पीएसयूज में सिक्योरिटी ऑफिसर लग जाते हैं तो कम से कम वो तो होगा ही होगा। तो इसलिए वो लोग तैयार हो गए, लेकिन हमने इस चीज़ को छिपाया नहीं। मैंने बताया कि ये मेरा निर्णय है, मैं छोड़ूंगा, मुझे सिविल सर्विस देना है। तो वो लोग उस पर भी तैयार हो गए। नहीं, सिविल सर्विसेज वाला डिसीजन जब पापा को बताया होगा या घर पे दादाजी को या माताजी को बताया होगा तो उन लोगों का क्या रिएक्शन था? अप्रिशिएट तो नहीं किया होगा? देखिए, मेरे पिताजी बहुत ही सिंपल आदमी थे और मैं घर में पहला आदमी था सर्विस में आने पर। तो मेरे सर्विस में आने से घर को बड़ी सपोर्ट मिला। और जब मैं बताया फैसला कि छोड़ने वाला हूँ तो पूरा परिवार दुखी था, ऐसा नहीं है। अच्छा, क्या कह रहे थे वो लोग? कि लेकिन हमने पिताजी से कहा कि ऐसे ऐसे है, तो गांव में लोग बोलते हैं कि भाई आप निश्चित को छोड़कर अनिश्चित की तरफ जा रहे हो, तो इसमें संभावना तो बहुत कम है। संस्कृत में एक श्लोक है, यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवाणी निसेवते, ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति अध्रुवम निश्चयमेव ही। इसका अर्थ हुआ कि जो लोग निश्चित को छोड़कर अनिश्चित की तरफ बढ़ते हैं उसका निश्चित भी नष्ट हो जाता है, और अनिश्चित तो पहले से है ही नहीं आपके पास। तो इसको अपने लोकल भाषा में तमाम लोग बताते थे, बाद में मैं संस्कृत में पढ़ा भी है कि आप निश्चित को छोड़कर अनिश्चित की तरफ जा रहे हो, नहीं होगा तो क्या होगा। बट मुझे एक तो ये था कि हमारे साथ के पढ़े हुए बहुत लड़के सिविल सर्विस कर गए थे, तो उसमें से मैं, ऐसा तो नहीं था कि उन सबसे मैं बेहतर था, बट उनके आसपास का था। तो मुझे अपने पर ये यकीन था कि हम मेहनत करेंगे तो निकाल लेंगे। तो इसी आत्मविश्वास के साथ मैंने ये रिस्क लिया और पिताजी को कहा कि देखिए, ये बात सही है कि मैं इकलौता घर में कमाने वाला हूँ और परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अभी जो हूँ मैं इससे कुछ बेहतर ही रहूँगा, ये मुझे पूरा आत्मविश्वास है, मैं सिविल सर्विस निकाल लूँगा। तो उन्होंने कहा कि आप जो भी आप निर्णय लोगे, चाहे रहने का या छोड़ने का, हम उसके साथ हैं। फिर पूरे परिवार का मुझे सपोर्ट मिला इस कठिन निर्णय में भी। वो सबसे कठिन निर्णय था क्योंकि मैं मेजर था आर्मी में, और मेजर का मतलब है कि 6.5 साल की सर्विस हो गई थी, एक सीनियर लेवल पे आ गए थे, कठिनाई का दौर करीब करीब ख़त्म हो गया था, तो काफ़ी एक सिक्योर्ड कैरियर था, सुख सुविधा भी थी, आराम था। उसको छोड़ के और नए तरीके से आना और एक स्टूडेंट के ग्रिड पे आना, 7 साल के बाद पढ़ाई शुरू करना नए सिरे से, शादी विवाह भी हो गई थी, तो ये एक बड़ा फैसला था। लेकिन वो फैसला मैं लिया और परिवार का मुझे सपोर्ट मिला, मेरी वाइफ का भी बहुत सपोर्ट मिला थ्रू आउट, और जिसकी वजह से मैं आगे चल के सिविल सर्विस कर पाया। आपने बिहार का जिक्र कर रहे हैं हम लोग, बिहार की बात कर रहे हैं हम लोग, और आपने अभी बातचीत में शहाबुद्दीन का भी जिक्र लाया, जो रत्न संजय जो थे वहाँ पे आपके ट्रेनिंग मेट जो थे वहाँ पे। आपने जो ये लालू यादव का जो कार्यकाल रहा हो, खास करके जो शहाबुद्दीन का जो वक्त था, उसको जंगल राज का नाम दिया जाता है। आप क्या मानते हो और आपने क्या जंगल राज को महसूस किया है क्या करीब से? देखिए, बिना लाग लपेट के अगर मैं बोलूं प्लीज। तो वो जो समय था ही जंगल राज का।
और मैं इसलिए इसको मानता हूँ कि मैं उस समय का साक्षी भी हूँ। आज हमारा जो जगह है एकमा से छपरा जाने में 20 मिनट लगता है, और उस समय एकमा से छपरा आने में 3.5 घंटा 4 घंटा लग जाता था। गाड़ी जो जीप है या बस है चलती थी रोड पे, तो छपरा से एकमा पहुंचेगा कि नहीं, चक्का कितने बार बस्ट करेगा कुछ नहीं पता चलता था, इतना समय लगता था। रोड था ही नहीं, बिजली थी ही नहीं, हत्या लूटपाट तमाम बातें होती थी। तो इसलिए एक पब्लिक परसेप्शन तो जंगल राज का था ही था। लेकिन आपने शायद सुना होगा कि ये जंगल राज टर्म है, ये पटना हाई कोर्ट ने दिया। हाई कोर्ट ने बोला कि ये तो जंगल राज है, ये कोई राजनीतिक दल ने या राजनीतिक ईर्ष्या की वजह से ये टर्म नहीं मिला, ये हाई कोर्ट यहाँ ने पर ये शायद टर्म दिया था। आप बिल्कुल, अगर आपकी ये जानकारी, लेकिन ये जो राष्ट्रीय मतलब जो लालू यादव की जो पार्टी है आरजेडी, उन लोगों का ये कहना है कि ये जो मीडिया जो थी, मेन स्ट्रीम मीडिया थे, उसमें भी खासकर कि जो अपर कास्ट के जो लोग थे, जो स्वर्ण मीडिया थी, उसने ये जंगल राज टर्म दिया। क्या कहना है आपका इस पे? देखिए ये तो स्टैटिस्टिक्स बताता है कि हत्याएं कितनी होती थी, लूटपाट कितना होता था। आप दूर की बात छोड़िए, छपरा की बात कर लीजिए। छपरा के किसी भी बड़े सोने की व्यापारी से पूछिए कि क्या उसके यहाँ से सोने का चेन और सिकड़ी नहीं लिया गया था बिना पैसे के। सीधे फ़ोन आता था कि हमारा आदमी जा रहा है, इसको एक दे दो चेन, ये हमारा आदमी है। जंगल राज का साक्षी तो हमारा छपरा शहर है। सिवान में क्या था आपको मालूम ही है, आप तो वहीं के बगल के रहने वाले हैं। पूरा बिहार जंगल राज को झेला है। नया जनरेशन है, उसको शायद पता नहीं है कि जंगल राज का खौफ क्या था। लड़कियों की बात छोड़ दीजिए, महिलाओं की बात छोड़ दीजिए, अगर अंधेरा होने लगा, सूर्यास्त हो गया, अंधेरा होने लगा, अगर पुरुष घर में नहीं आते थे तो लोगों को भय रहता था कि लौटेगा कि नहीं लौटेगा। आपने कोई ऐसा अपने अर्ली डेज में, जब आप पटना में रह रहे थे, हॉस्टल में तैयारी कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे, या छपरा में थे, तो छपरा में तो उम्र कम थी, लेकिन पटना में आप थोड़ा सा एक समझने वाले हो गए होंगे दोस्त दुनिया को, आपने कुछ ऐसा देखा था, आपने कुछ ऐसा फील किया था, कोई ऐसी मैं घटना? 1-2 बार पटना स्टेशन पे, जैसे हम तो ट्रेन से आते थे तो हम प्लान करते थे कि ट्रेन टाइम से ही पहुंच जाए, बट कई बार ट्रेन लेट हो गई थी। तो मुझे याद है हम पटना स्टेशन से उतरे। अब स्टेशन से बाहर निकलने में एक बड़ा अघोषित सा डर लगता था। अगर वहाँ से जाना है राजेंद्र नगर, हम आर्मी में थे तो हम तो हॉस्टल छोड़ दिए थे, तो लेकिन हमारे कई मित्र जो एमए कर रहे थे, कोई पीएचडी कर रहा था, तो वो लोग सैदपुर हॉस्टल में रहते थे। राजेंद्र नगर में सैदपुर हॉस्टल है। तो अगर हम पटना आए तो मेरा पटना में तो घर था नहीं, आज भी नहीं है, तो 1-2 दिन रहना है तो कहाँ रहें, तो उनके साथ चले जाते थे हॉस्टल में रहने के लिए। तो रेलवे स्टेशन से सैदपुर जाने में थ्रू आउट हम रिक्शा से चल रहे हैं, ऐसा भय लगता था कि कहाँ कौन पकड़ लेगा, छीन लेगा। हमारे पास ज़्यादा सामान तो होता नहीं था, लेकिन मिलिट्री की एक अटैची होती थी। हम सोचते थे कि कहीं वीआईपी के चक्कर में हमें कोई मार न दे। तो पूरी तरह से भय का माहौल था, पूरी तरह से भयाक्रांत था हर आदमी। और एक मिलिट्री ऑफिसर होने के बाद भी मैं असुरक्षित महसूस करता था कि पटना स्टेशन से सैदपुर में पहुंचूंगा कि नहीं। तो पटना में आप थे, आपने कोई ऐसा इंसिडेंट कुछ देखा ऐसे जो लगे कि हाँ भाई, ये तो वाकई में हैरान करने वाला है, जो जंगल रात की जो बात हम लोग कर रहे हैं, वो लगे कि ये वाकई में? देखिए, आए दिन इस तरह की अनेक घटनाएं होती थी, और हमें याद है कि अजय कुमार साहब बिहार कैडर के आईपीएस, जो बाद में जिनका ट्रांसफ़र जमशेदपुर हो गया और बाद में वो एमपी बने, उनके समय की बात है। कोई बड़ी आपराधिक घटना घटी थी और वो अपराधी को पकड़ना चाहते थे, बट इतना ज़्यादा पॉलिटिकल पैट्रोनेज था कि उनको बहुत दिक्कत हो रही थी, और रातों रात उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया अपराधियों को बचाने के लिए जमशेदपुर, और इस तरह से वो उनको हटाया गया जिससे कि वो पकड़ ना पाए। और लेकिन जो अच्छा अफसर होता है वो हर जगह अच्छा ही काम करता है, तो वहाँ भी जाके इतना अच्छा उन्होंने काम किया।
और बाद में उनको लगा कि जो अभी वर्तमान में पॉलिटिकल इकोसिस्टम है, इसमें ईमानदार अफसरों को काम करना बहुत कठिन है, इसलिए उन्होंने आईपीएस छोड़ दिया। इसके अलावा भी अनेक आईपीएस अफसर्स उस समय जो जिनको बिहार कैडर अलॉट हुआ, वो लोग ज्वाइन ही नहीं किए, आईपीएस की नौकरी छोड़ दिए कि नहीं जाएंगे बिहार में। ऐसा लग रहा था कि बिहार का मतलब जैसे कोई अफगानिस्तान हो, जहाँ पर रोज़ गोली चलती हो, रोज़ ये होता। ऑफिसर्स अपने को असुरक्षित महसूस करते थे। और वही अजय कुमार साहब बाद में नौकरी छोड़े, उसके बाद उनको एमपी से टिकट मिला, एमपी बने। आप नाम सुने ही होंगे अजय कुमार साहब का। तो इस तरह की अनेक चीज़ें हुई जहाँ पर अफसरों को काम नहीं करने दिया जाता था, वो आम बात थी उस समय। तो ऐसे अनेक चीज़ हैं जो हम लोगों को सुनने को मिलता था, अखबार में पढ़ने को मिलता था, और एक ओवरऑल अघोषित सा रहता था कि कब कहाँ किसके साथ क्या हो जाए। तो ये बात तो थी, लेकिन चूंकि मैं 87 में ही चला गया था आर्मी में, तो फिर 94-95 में आया। तो आया तो मैं इलाहाबाद में रहा, तो बहुत ज़्यादा वहाँ मैं रहा नहीं, लेकिन बीच बीच में आता था। तो खौफ तो थी बिहार में। अब रेलवे स्टेशन से उतर रहे हैं पटना, लेकिन आपको अगर जाना है राजा बाजार, इतने दूर का आपको भय है कि हम पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। घर वाले चिंतित रहते थे जब तक आ ना जाए। ये पटना बिहार की राजधानी की बात है। यस, राजधानी की बात है। हमको सैदपुर जाने में दिक्कत होती थी, पटना कॉलेज जाने में दिक्कत होती थी। हमारे रिश्तेदार एक दो राजा बाजार में होते थे, कई बार हमको रात को राजा बाजार जाना पड़ा, रास्ते भर डर लगता था। ठीक है, तो अब फाइनली आपने वॉलंटियरिंग रिटायरमेंट ले लिया है, और जिस बिहार की हम लोग बात कर रहे हैं, अब वहीं बिहार आप पहुंचने वाले हैं। क्या प्लान है, क्यों बिहार? देखिए, बिहार पहली बात है कि मातृभूमि है हमारा, और हम पिछले 35 साल में जब भी छुट्टी आते थे तो हम अपने गांव पे ही जाते थे। गांव के अलावा मेरी पैटर्नल प्रॉपर्टी है, गांव के अलावा और कहीं है नहीं। छपरा हमारा होम डिस्ट्रिक्ट है, छपरा में मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। पटना कैपिटल है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मेरे माता पिता गांव पे ही रहते थे और मैं वहीं पला बढ़ा हूँ। तो मैं छुट्टी में जब भी आता था तो मैं एक आध अपने मित्रों से पटना मिला, उसके बाद कि मोस्टली गांव पे रहता था। हमारे साथ जो पढ़ते थे लड़के, उनके गांव जाना, कभी किसी के यहाँ चले गए, कभी लिट्टी चोखा बना, दही चूड़ा बना, ये सब खाना पीना, घूमना फिरना, इसी तरह से हम शुरुआती दौर में हम रहे। फिर जैसे जैसे सर्विस बढ़ती गई, फिर पुलिस सर्विस में आ गए, छुट्टी मिलना और कम हो गया, लेकिन रोड कंडीशंस वगैरह थोड़ा बेहतर हो गए, तो मोबिलिटी बढ़ गई, गाड़ियाँ हो गई, तो धीरे धीरे हम फैन आउट होने लगे। तो अपने गांव से निकल के एक मांझी इधर छपरा तक रीच बना, और फिर गांव जवार में अपना लोगों से मिलना जुलना, फंक्शंस में, शादी विवाह में कोई बुला रहा है तो आना जाना शुरू कर दिए। इस तरह से सामाजिक सरोकार बढ़ गया। बचपन से ही लोगों से मिलने जुलने की मेरी प्रवृत्ति रही है। और जब मैं पुलिस में आया 2000 में, तो बिहार में एक आम आदमी अपराधियों से भी भयभीत है और पुलिस द्वारा भी पीड़ित है। ये मुझे महसूस हुआ कि अगर आप कोई शिकायत लेके थाने में जाते हैं तो पहली बात है कि आपको श्योर नहीं हो कि थाने में मेरे साथ न्याय ही होगा, पुलिस का जो आदमी है वहाँ पर मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा, मेरी शिकायत पर केस दर्ज होगा भी कि नहीं होगा, और दर्ज होगा तो उस पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। तो मैं एज एसपी, जब मैं चंबा में एसपी बना तो अभी नया नया मोबाइल आया था। अपने खास लोगों को, मैंने जानने वाले थे, अपना मोबाइल नंबर दिया और कहा कि कहीं कोई इस तरह की बात हो, हमसे मदद हो, ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन करना। तो उस समय तो नए नए मोबाइल थे नहीं, तो हम सबका नंबर भी सेव नहीं था, लोगों के पास भी, सबके पास मोबाइल नहीं था। एक गांव में 1-2 मोबाइल नंबर है, उसी से लोग बात करते थे। तो वहाँ से मैं शुरू किया कि अननोन नंबर भी आएगा तो मैं उठाऊंगा। तो मेरे मन में रहता था कि कहीं हमारे छपरा से कहीं ना कहीं कोई संकट में होगा तो फ़ोन करता था। कई बार रात को 10 बजे 11 बजे ऐसी बात होती थी, ये घटना घट गई है, ऐसे हो गया है, तो मैं थाने में फ़ोन करता था और थाने में उचित कार्रवाई भी होती थी। तो यहाँ से शुरू हुआ लोगों का मेरे में विश्वास बढ़ना कि ये एक व्यक्ति हैं जो हमारे यहाँ के हैं, अगर हम कोई संकट में पड़ेंगे
तो हम इनको कॉल कर सकते हैं। तो ये जाने बगैर कि कौन कॉल कर रहा है, किस नंबर से कॉल कर रहा है, मैं फ़ोन उठाता था और मैं रिस्पॉन्ड करता था। बहुत लोगों को मदद हुई। धीरे धीरे इसकी वजह से लोगों का फेथ बढ़ने लगा कि ये हमारे यहाँ के हैं, हमारे मिट्टी से जुड़े हैं, इसका ख्याल रखते हैं। छपरा से तो सैकड़ों लोगों IAS IPS हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आप कितना अपने यहाँ के आम जन से सरोकार रखते हैं। तो चूँकि मेरा विलेज रूट है और हम आते भी थे तो घर पे ही रहते थे, गांव पे ही रहते थे, तो मैंने इस चीज़ को मेंटेन किया और मुझे लगा कि तमाम विपरीत परिस्थितियों और चुनौतियों के बावजूद मैं यहाँ से निकला हूँ। तो इस मिट्टी का कर्ज है हम पे, तो जिस भी रूप में हम मदद कर सके, सेवा कर सके, मुझे करना चाहिए। ये मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं वहाँ के मिट्टी से निकले हैं, आबो हवा पानी अन्न वहाँ का मैं खाया हूँ। तो ये मातृभूमि का ऋण है और इसको ज़रूर चुकाना चाहिए। तो मैं इसी भाव से। तो कुल मिला जुला कर आप अभी राजनीति में प्रवेश करने वाले हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं? नहीं, ऐसा अभी कोई निश्चित नहीं है। नहीं, हमने आपका सोशल मीडिया देखा तो ऐसा लगा कि राजनीतिक गतिविधियां और इस तरह के पब्लिक के साथ आपका वो एक काउंटर देखिए, सोशल मीडिया पे तो आपने भी देखा होगा, मैं अनेक प्रकार के लेख लिखता हूँ और ज़्यादातर धार्मिक लेख लिखता हूँ, फेस्टिवल्स पे लिखता हूँ, जो बड़ी बड़ी हमारी जो आध्यात्मिक विभूतियाँ हुई हैं। आपने देखा होगा मैंने विवेकानंद पे लिखा है, गुरु नानक देव जी पे लिखा है, हमने तुलसीदास पर, सूरदास पर, मीराबाई पे लिखा है, और हमने तमाम फेस्टिवल पे भगवान राम पे लिखा है, जन्माष्टमी पे लिखा है, हमने शिवरात्रि पे लिखा है। तो आध्यात्मिकता की तरफ मेरा झुकाव बढ़ा। इसका वजह ये रहा कि मेरा सब्जेक्ट शुरू से संस्कृत रहा है, ग्रेजुएशन तक मैं संस्कृत भी पढ़ा हूँ। तो बीच में जब हम चंबा से मेरा ट्रांसफ़र हुआ एक बटालियन में, तो वहाँ पे हिमाचल में बड़े विद्वान संत लोगों की संख्या भी काफ़ी है, देवभूमि है। तो हमको कुछ ऐसे संत विद्वान मिले कि हमारे अध्यात्म के तरफ रुचि हुई और उनकी संगति में आके फिर मैंने वेद की तरफ मुड़े। दयानंद सरस्वती ने कहा है कि बैक टू वेदास। इस चीज़ का मुझे ज्ञान हुआ कि उस परम ज्ञान को जाने। तो हम वेद वगैरह को जानना शुरू किए और वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, पुराण पढ़े। फिर रामचरितमानस तो बचपन से हम लोग गांव की परंपरा से ही पढ़ते सुनते आए हैं। भगवद गीता पढ़े, भगवद गीता मैंने सैकड़ों बार पढ़ा है। हमको भगवद गीता के 100-200 श्लोक याद है, कंठस्थ याद है, अभी भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से अध्यात्म की तरफ मेरी रुचि हुई, लिखना पढ़ना शुरू किया। और इसके तरह फिर जब एक बार जब आदमी ज्ञान की अवस्था में आता है तो फिर उस ज्ञान से भक्ति निकलती है। तो भक्ति दो तरह से हो सकती है, एक तो ईश्वर के प्रति भक्ति और दूसरा कि सेवा की तरफ प्रवृत्ति। सेवा की तरफ प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ जरूर आपको रोक कर पूछना चाहूँगा कि अगर 2025 में अगर आपको सेवा का मौका मिलता है, ठीक है, मतलब 2025 विधानसभा चुनाव में आपको जनता की सेवा करने का, विधानसभा पहुंचने का, जनता के सबसे ज़्यादा एक प्रभावशाली तरीके से आपको काम करने के लिए, उनके जीवन को बदलने का मौका मिलता है, तो आप बिहार में कौन सी पार्टी को चूज करेंगे चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि 1988 से लेकर और 2025 तक 37-38 साल हो गए। इस बीच में मैं सेवा ही कर रहा हूँ। एज आर्मी ऑफिसर भारत माता की सेवा की है। एयरपोर्ट अथॉरिटी में भी सिक्योरिटी अफसर था। यूपी गवर्नमेंट में मैं 3 साल फाइनेंस ऑफिसर रहा हूँ। सब पब्लिक सर्विस है। और भारतीय पुलिस सेवा में आने के बाद भी मैं पिछले 25 साल से मैं सेवा ही कर रहा हूँ। तो सेवा ही करता रहा हूँ और सेवा ही करता रहूँगा। मेरे जीवन का उद्देश्य है कि ईश्वर ने जब जो सामर्थ्य दिया है, जो ज्ञान बुद्धि दिया है, जो कर्म करने की क्षमता दिया है, और अब तो इतने साल के अनुभव के बाद हमें ये पता है कि काम कैसे करना भी है और काम कैसे करवाना भी है, ये दोनों पता है। तो इस अनुभव को हम जाया नहीं होने देना चाहते हैं। हम काम करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। जहाँ तक बात है राजनीति में आने की, हमें अभी किसी भी पार्टी से किसी प्रकार का कोई कंक्रीट ऑफर नहीं मिला है। अब अगर मिलेगा तो उस पर विचार करेंगे। किसी का काम शैली आपको तो अच्छी लगती होगी कि भाई इनके साथ, इनका सोच सही है, इनके साथ मैं जुड़ना चाहूँगा। देखिए, 1990 से और 2005 तक तो आप वैसे भी जानते हैं बिहार में क्या स्थिति थी। वो पूरा जो समय है बिहार का सबसे काला अध्याय कहा जा सकता है। कोई उसको जंगल राज भी कहता है।
2005 के बाद चीज़ें बेहतर होना शुरू की, बिजली सड़क वगैरह में बेहतर हुआ काम। लेकिन फिर भी 70 के दशक में बिहार देश के 10 बेस्ट गवर्नड स्टेट्स में था। सबसे विकसित तो कभी नहीं था, लेकिन टॉप 10 जो स्टेट्स थे, वन ऑफ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेड स्टेट्स होता था बिहार। तो लगा कि 2005 के बाद फिर बिहार तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ेगा और हम लोग दूसरे जो विकसित राज्य हैं उनसे हम compete कर सकते हैं। बगल में हमारा यूपी है, आप देखिए कि ऑलमोस्ट एट पार ही थे। आज यूपी कहाँ है? यूपी कितना आगे बढ़ गया। हम लोग हमारी जो प्रगति है, जो कि बिजली और सड़क के रूप में दिखती है केवल, वो भी इतनी स्लो है कि हम 4 कदम चलते हैं, दूसरे राज्य 10 कदम चलते हैं। आज अगर आप देखिए तो बिहार लबो-लबाब क्या है। हमारे समय में, उस समय में, जंगल राज के समय में भी शिक्षा इतनी खराब नहीं थी, तो हम लोग तो पटना कॉलेज से पढ़ के IAS IPS बन गए। उस समय भी स्थिति ऐसी थी, 90 के दशक में भी स्थिति ऐसी थी कि साइंस कॉलेज में जो पढ़ता था, लोग कहते थे ये तो IIT कर जाएगा। पटना कॉलेज में पढ़ता था तो सिविल सर्विस बन जाएगा। हम लोग बने भी हैं। उस समय की तुलना में आज की शिक्षा को देखा जाए, उस समय से भी खराब है शिक्षा। तो जो बेहतरी दिख रही है बिहार में, वो रोड और बिजली की दिख रही है। कानून व्यवस्था उस समय से अभी भी बेहतर है, इसमें कह नहीं सकते कि बेहतर नहीं है, लेकिन दिन प्रतिदिन जो गिरावट हो रही है, ऐसा लग रहा है कि ये जंगल राज चैप्टर 2 की शुरुआत है। तो इस गिरावट को रोक दिया जाए और बढ़ोतरी की तरफ बढ़ने के लिए आपको कौन लगता है, बेहतर कौन है? देखिए, बिहार की मूल समस्याएं क्या है? अशिक्षा है, गरीबी है, बेरोजगारी है, पलायन है। तो अभी तक तो हम जो पिछले 30-35 साल से देख रहे हैं, बिहार को कोई जाति के आधार पे बांट रहा है, कोई धर्म के आधार पे बांट रहा है, और पूरा इलेक्शन के दौरान नैरेटिव ही बनता है जाति और धर्म। विकास की तो कोई बात नहीं कर रहा है। तो अगर कोई भी ऐसा पॉलिटिकल आउटफिट हो जो इन सब से हट के शिक्षा की बात करे, रोजगार की बात करे, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की बात करे, पलायन रोकने की बात करे, बिहार की अस्मिता की बात करे। बिहारी शब्द गाली बना हुआ है आज। भगवान कृष्ण को वृंदावन बिहारी लाल बोलते हैं, बिहारी लाल। बिहार शब्द कितना सुंदर एडजेक्टिव होता था। अटल बिहारी वाजपेयी, इतने बड़े राजनेता के नाम के साथ अटल के साथ बिहारी लगा हुआ है, और वो बिहारी शब्द आज गाली बना हुआ है। कहीं ना कहीं हम लोग इतने सीनियर पोजीशन में होने के बाद भी, मैं शिमला IG था और एक दिन बद्दी से फ़ोन आया। एक आदमी कह रहा है कि सर, वो नहीं जानता था कि मैं बिहार से हूँ, कि सर थोड़ा सा ये करिए, सख्ती करिए, यहाँ पर बिहारी आके सब बहुत परेशान कर रहे हैं। हमने, कौन परेशान कर रहा है? तो यही सब लेबर वगैरह सब परेशान कर रहे हैं अपने ही देश में। इस देश में हमारी एकहरी नागरिकता है। कोई महाराष्ट्र का और बिहार का अलग अलग नागरिक नहीं होता, सारे लोग भारत के नागरिक हैं। तो बिहारी लेबरर के साथ महाराष्ट्र में चाहे दूसरे राज्य में क्यों भेदभाव हो रहा है? इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ उद्योगीकरण नहीं है, उद्योग नहीं है। हम अपने युवकों को लोकल रोजगार देने में असफल रहे हैं। जब लोग बाहर जाते हैं तो उनके साथ स्टेप मदरली व्यवहार हो रहा है। अभी हाल में देखिए अब महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। अब महाराष्ट्र में आज नया थोड़े हो रहा है, हमेशा महाराष्ट्र में होते रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कभी बिहार का जो गौरव था इतना बड़ा था कि पाटलिपुत्र से पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का शासन चलता था। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब है कि उस समय पूरा पाकिस्तान, इधर बांग्लादेश, बर्मा, रंगून, ये सारा कुछ था। और यहाँ से शासन चलता था। विश्व गुरु था भारत, जिसमें हमारे नालंदा का बहुत बड़ा योगदान था। तो इतना बड़ा शिक्षा का जो हमारा केंद्र हुआ करता था बिहार, आज बिहार में शिक्षा व्यवस्था डिलैपिडेटेड है। कहते हैं कि हर दूसरा IAS IPS बिहार का है। ये वे लोग हैं जो थोड़ा बहुत साधन संपन्न है, जिनके पेरेंट्स अपने बच्चों को दिल्ली भेजते हैं, कोटा भेजते हैं, दूसरे जगह भेजते हैं पढ़ने के लिए, वो निकलते हैं। अगर बिहार में शिक्षा व्यवस्था ठीक कर दी जाए तो गरीब से गरीब बच्चा भी IIT इंजीनियर बन सकता है और IAS IPS बन सकता है। और बिहार का प्रतिनिधित्व जो प्रीमियर सर्विसेज हैं से लेकर और IIT और मेडिकल में और बढ़ जाएगा। शिक्षा व्यवस्था को तो सुदृढ़ करने की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तेजस्वी यादव तो लगातार कह रहे हैं कि आर्थिक न्याय किए, आर्थिक सशक्तिकरण के उन्होंने कई युवाओं को तो कई लाखों की नौकरियां दी हैं। तो तेजस्वी यादव का एक नाम,
चिराग पासवान है, वो कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। एक नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार जी कहते हैं विकास पुरुष, तो उन्होंने काफ़ी सड़क, बिजली, पानी, 3 नाम। चौथे नाम आए हैं प्रशांत किशोर, जो बोलते हैं कि सामूहिक सोच, सबका सोच, सही सोच और सबका प्रयास और सामूहिक विकास। सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास। सामूहिक प्रयास। तो इन चारों लोगों में से किसके साथ जाना चाहते हैं आप? क्या लगता है कि ये जो आपका, जो आपने बताया कि जो भी इन चीज़ों पे काम करना चाहेगा उसके साथ हम, तो मैंने तो चारों लोगों का जिक्र किया। देखिए, आप देखिए कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बोलते हैं या अन्य लोग भी बोलते हैं, परिवारवाद हमारे देश में एक बहुत बड़ी राजनीति में समस्या है, परिवारवाद। सो आपने जो तमाम नाम लिए, अब तेजस्वी युवक हैं, ऊर्जा है, इसमें कोई शक नहीं है, बट सुनने में आता है कि वो खुद ही शिक्षित नहीं है, 9वीं फेल है, 9वीं पास नहीं है। नहीं सर, लेकिन राजनीति में ऐसा बहुत कई बार देखा गया है कि जो लोग बहुत बड़े पद पे रहे हैं और राजनीतिक रूप से उनकी शिक्षा उस तरीके से, लेकिन उनका सोच बहुत ही क्लासिक रहा है, बहुत तरह के उन्होंने डेवलपमेंट किए हैं, बहुत तरह के उन्होंने प्रोग्रेस की बातें कही है भारतीय राजनीति तो में। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि इन्होंने कोई खास प्रोग्रेस किया हो। नहीं, अभी जब 17 महीने की सरकार थी उसमें तो तेजस्वी ने कई लाखों की नौकरियां दी, वो तो गांधी मैदान से सबको सर्टिफिकेट बांटा उन्होंने। आप ऐसा है कि वो डेटा, वो लोग तो रोज लाखों की भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, जरा ऐसे नौकरी पाने वालों की संख्या 1 लाख भी खड़ा कर दें गांधी मैदान में। बोल देना मंच से अलग बात है, बोल देना मंच से अलग बात है। मंच से तो भी बोलते हैं कि विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बिहार में लगाई जाएगी, तो उनके पिताजी ने तो चरवाहा विश्वविद्यालय बनवाया और वहाँ से निकल के कितने लोग IAS IPS बने और IIT में गए। राजनीतिक बयानबाजी करना अलग बात है और ज़मीन पे चीज़ों को उतारना दूसरी बात है। देखिए, नियत होना अलग बात है और क्षमता होना अलग बात है। आप में अगर क्षमता है लेकिन नियत नहीं है तो भी ज़मीन पर कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन नियत है लेकिन क्षमता नहीं है तो भी नहीं कर सकते। क्षमता और नियत होना जरूरी है। जो खुद अनपढ़ है वो बिहार में क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लाएगा भाई? चिराग पासवान तो शिक्षित हैं, उनके बारे में क्या राय है? चिराग पासवान शिक्षित हैं और उनकी सोच में सकारात्मकता है, लेकिन उनको मौका मिला तो अपने बहनोई को MP बना दिए। मैं इसका विरोधी हूँ, मैं इसका नहीं समर्थन करता हूँ। आप बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, क्या बिहार में उनके बहनोई से योग्य कोई आदमी नहीं था? उसको बनाते। मिला जुला के आप बिहारियों की वोट तो चाहिए, लेकिन MP बनेगा परिवार का आदमी, हमारा रिश्तेदार बनेगा, तो कैसे बिहार का विकास होगा? बिहार के विकास के नाम पे तो परिवार की विकास कर रहे हैं आप। प्रशांत किशोर, अब प्रशांत किशोर पर अभी इस तरह की परिवारवाद का कोई शिकायत नहीं है, तो ये तो देखने वाली बात होगी। और ये शिक्षा की भी बात कर रहे हैं, रोजगार की भी बात कर रहे हैं, पलायन रोकने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो मुद्दे उठा रहे हैं ये मुद्दे तो प्रासंगिक हैं, और अगर इन समस्याओं का निजात होता है तो बिहार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। आपको लगता है कि वो कर पाएंगे? चुनावी प्रबंधन का व्यक्ति जो इलेक्शन कैंपेन करते हैं उनके खिलाफ कहा जाता है कि ये तो धंधेबाज आदमी है, तो ये क्या बिहार को बदलेंगे? ये तो पैसे लेकर जीवन भर काम किया इन्होंने। देखिए, सिंपल बात है, अगर आपको कोई बीमारी है, किसी डॉक्टर के पास गए हैं और उसके इलाज से आपको सफलता नहीं मिलती है, तो आप उससे बेहतर डॉक्टर तो ढूंढेंगे ना। तो जिन लोगों को टेस्ट कर लिया गया है और उससे बिहार प्रगति के पथ पर नहीं है, तमाम दावों के बावजूद, अब नीति आयोग के तमाम डेटा देख लीजिए, उसके आधार पर बिहार अभी भी पिछड़ा राज्य है ना। तो हम चाहे A को जिम्मेवार बताएं, B को जिम्मेवार बताएं या C को जिम्मेवार बताएं, सबके सामूहिक प्रयास के बावजूद बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है। तो डॉक्टर बदलने की तो ज़रूरत है। कोई आदमी कह रहा है कि मैं कम कर दूंगा बेरोजगारी, मैं स्वास्थ्य सेवाओं में इम्प्रूवमेंट कर दूंगा, मैं पलायन को रोक दूंगा, औद्योगिकरण लाऊंगा, तो बाकियों को तो अनेक बार मौका मिला है, उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो बदल दीजिए। 5 साल में इलेक्शन इसीलिए तो होता है, 50 साल के लिए थोड़े एक बार आदमी चुना जाता है। अच्छा काम करेंगे तो बदलिए। और जहाँ तक सवाल यह है कि रणनीति का, तो वो भी एक गाँव से उठा हुआ आदमी है, साइंस कॉलेज में पढ़े हैं और वर्ल्ड बैंक तक गए हुए हैं, अफ्रीका में काम किए हैं, और इतना बड़ा उनका एक्सपीरियंस है। तो बिहार के लिए उनको मन में पीड़ा दिखती है, मुझे भी दिखती है। तो मौका तो मिलना चाहिए ऐसे आदमी को। क्या करते हैं ये कहना बड़ा कठिन है, क्या करते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ
अच्छा करेंगे, ऐसा मुझे मैंने गट फीलिंग हो रहा है। चलते चलते मैं आखिरी के 1-2 सवाल बस पूछूंगा। अगर छपरा की बात करें तो छपरा की क्या समस्याएं हैं? देखिए, छपरा में अनेक समस्याएं हैं। पहली बात तो ये है कि छोटे मोटे जो वहाँ पर उद्योग थे हम्म, वो बंद हो गए। चीनी मिल होता था, मॉर्टिन चॉकलेट होता था, ये सब बंद हो गया। स्थानीय रोजगार मिलता था, पलायन इससे काफ़ी हद तक रुकता था, वो बंद हो गया। हम्म, छपरा शहर में अगर आप आगे देखें तो वहाँ पर म्युनिसिपल सर्विसेज हम्म, बिल्कुल पैरालाइज हो गई है। हम्म, एक बारिश में इतना जल भराव हो जाता है हम्म, कि छपरा शहर एक चलता फिरता नाले में तब्दील हो जाता है। तो म्युनिसिपल सर्विसेज को दुरुस्त करना एक बहुत बड़ी वहाँ पर चुनौती है। हम्म, इसके अलावा आप देखिए तो क्राइम इतना बढ़ गया है, हर छोटी बात पे क्राइम हो जाना, मर्डर हो जाना, एक्सीडेंट्स हो जाना, ये सब बहुत चीज़ें बढ़ गया है। लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करना, बहाल करना, और जो अपराधी बेखौफ होके दिन दहाड़े क्राइम करते हैं, हत्याएं करते हैं, उन पर कंट्रोल करना ये बहुत बड़ा चुनौती है। तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ी चुनौती है। छपरा शहर को साफ सुथरा करना चुनौती है। और लोग धीरे धीरे आतंक के साए में जीना शुरू कर दिए हैं। हम्म, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सरकार का जो इकबाल होता है ना, सत्ता का इकबाल, हम्म, इकबाल से सरकार चलती है, सत्ता चलती है। हम्म, तो जब तक शासन प्रशासन का हम्म, अपराधियों में खौफ नहीं होगा, हम्म, तब तक व्यवस्था नहीं सुधरेगी। पुलिस बल को नो वज्रादपि कठोरानी मृदुनि कुसुमादपि हम्म, जैसा होना चाहिए। हम्म, वज्र के जैसा कठोर होइए आप, जो अपराधी हैं उनके हम्म, उनके प्रति, और जो अच्छे लोग हैं हम्म, उनके प्रति मृदुनि कुसुमादपि, हम्म, फूल से जैसे कोमल होता है जैसे फूल, हम्म, उस तरह से होना चाहिए। हम्म, तो एक पुलिस बल को, पुलिस अफसर को अच्छे लोगों के साथ मित्रवत भाव करिए, और दुष्टों के साथ सठे साठ्यम समाचरित, दुष्ट के साथ उसी तरह से सख्ती से पेश आइए, तभी उसको काबू पा सकते हैं। तो ये दृष्टिकोण होना चाहिए। छपरा में ये सब चीज़ें हैं समस्या। और दूसरा है कि एक छोटा सा, एक तरफ तो नदी है, दूसरी तरफ लो लाइंग एरिया है, तो शहर लीनियर फॉर्म में आगे बढ़ा है। तो एक समस्या ये है कि शहर को डीकंजेस्ट कैसे किया जाए। तो डीकंजेशन में यही आता है कि जो हमारा अर्बन एरिया है उसको एनलार्ज किया जाए। छपरा शहर को अगर नगर निगम के एरिया को उधर डोरीगंज की तरफ आगे बढ़ाया जाए, इधर पूरा रिविलगंज की तरफ बढ़ाया जाए, इधर नैनी की तरफ आगे बढ़ाया जाए, तो शहर का डीकंजेशन भी होगा और म्युनिसिपल सर्विसेज बेहतर होंगी। तो ये डीकंजेशन एक चैलेंज है, म्युनिसिपल सर्विसेज को रेस्टोर करना चैलेंज है, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना एक एक समस्या है। और साथ साथ काफ़ी संख्या में इंजीनियरिंग कॉलेजेस और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी चाहिए, क्योंकि जो अस्पताल की जो सुविधा है, सरकारी अस्पताल की सुविधा है, बहुत ज़्यादा डिलेपिडेटेड है। हर बात में छपरा में डॉक्टर्स जो है रेफ़र कर देते हैं पीएमसीएच। क्या केवल रेफ़र करने के लिए इतने करोड़ों करोड़, सैकड़ों करोड़ रुपए का खर्च हो रहा है? तो या तो स्पेशलिस्ट नहीं है, स्पेशलिस्ट है तो इक्विपमेंट नहीं है, और दोनों है तो वो कर्तव्य बोध नहीं है डॉक्टरों में कि हम पेशेंट्स का इलाज करें। डायग्नोस्टिक फैसिलिटी उतना अच्छा नहीं है। तो हर बात में आप रेफ़र कर रहे हैं पीएमसीएच, उसमें वहाँ लोड बढ़ जाता है पीएमसीएच में, और वहाँ पर पीएमसीएच में किस तरह की घटनाएँ होती हैं। आपने देखा कि मनीष कश्यप के साथ क्या हुआ। मुजफ्फरपुर की लड़की, छोटी सी लड़की के साथ रेप हुआ और उसका इलाज नहीं हो रहा है। तो पीएमसीएच इज़ ऑल्सो डिलैपिडेटेड। तो विचित्र स्थिति है बिहार में। जिधर भी नज़र डालिए वहाँ अव्यवस्था ही अव्यवस्था है, और जिधर भी आप चाहेंगे सुधार करने का, तो बहुत बड़ा से बड़ा चैलेंज है। ये तो सौभाग्य है कि कोई तो ऐसा सोच रहा है बिहार में कि हम बिहार में विकास करें, हम शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, औद्योगिकरण के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, और पलायन रोकने के क्षेत्र में हम काम करें। ऐसे लोगों का स्वागत होना चाहिए, और पार्टी से उठकर आगे हर युवा को ऐसे लोगों का सपोर्ट करना चाहिए। शायद शायद यही तारनहार हो जाए बिहार का। इसलिए प्रशांत से हमें उम्मीदें हैं। हमारे फेसबुक यूजर ने एक सवाल पूछा कि जरूर सर से पूछिएगा कि जो बच्चा अगर यूपीएससी एस्पिरेंट है और यूपीएससी निकालना चाहता है तो क्या बिना कोचिंग के वो यूपीएससी निकाल सकता है? ये पूरी तरह से संभव है, और मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ। मैंने कभी कोई कोचिंग नहीं किया।
मुझे कोचिंग करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मैं जब दिल्ली एयरपोर्ट से आया यूपी में, तो यूपी सिविल सर्विस में किया था, मैं एज ए फाइनेंस अफसर पोस्टेड था, तो मुझे कोचिंग करने का मौका ही नहीं मिला। तो मैं सेल्फ स्टडी से खुद भी किया हूँ मैं, और सेल्फ स्टडी किया, साथ में नौकरी किया, साथ में चूँकि परिवार रहता था तो मैं खुद भी सब्जी लाने जाता था, अन्न खरीदने जाता था, सुबह दूध लाने जाता था। तो परिवार के साथ रहते हुए, नौकरी करते हुए, बिना कोचिंग के मैं खुद सिविल सर्विस किया, और पहले अटेम्प्ट में ही मेरा यूपीएससी में 59th रैंक आया था। तो अगर ये मैं अचीव कर सकता हूँ तो दूसरे भी कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोचिंग से फ़ायदा नहीं होता है। अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं और नए नए टेक्निक्स से वो बताते हैं कि स्मार्ट प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। तो कोचिंग का फ़ायदा है, लेकिन अगर आप डिटर्मिन्ड हैं और आप स्मार्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं, आजकल इतने टूल्स आ गए हैं, यूट्यूब्स हैं, तमाम प्रकार की चीज़ है, आपको मटेरियल बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो आप अगर स्मार्टली अपना स्ट्रेटजी बनाते हैं तो आप बिना कोचिंग के भी कर सकते हैं। दूसरा सवाल पूछा गया कि जेपी सिंह सर खुद आईपीएस रहे हैं, पुलिस में रहे हैं, क्या इनका परिवार कभी पुलिस से डरा है? क्या इनके परिवार कभी पुलिस से डर लगा है? बिल्कुल, मैं आपको उदाहरण दूँ कि जब मेरा आईपीएस में सिलेक्शन हो गया था और मेरा पुलिस वेरिफिकेशन जब आया था ज्वाइनिंग से पहले, तो मांझी हमारा जो थाना है वहाँ से एक एएसआई वेरिफिकेशन करने के लिए आया। मेरे पिताजी से पूछा कि ये शालिग्राम सिंह का घर कौन है? तो वो डर गए कि पता नहीं क्या बात है कि हमारे घर पे पुलिस आ गई। पहले तो गाँव में पुलिस आ जाती थी तो गाँव भर की बदनामी होती थी, तो उनके मन में 10 तरह की बातें होने लगी। तो उन्होंने कहा कि उधर घर है, और पुलिस वाले को उधर भेज के अपने चले गए खेत में। और फिर घर से लड़के गए कि बताया कि वो चाचा का जो हुआ है सिलेक्शन, तो उसी लिए वो वेरिफिकेशन करने के लिए आए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो फिर पिताजी आए, तो पुलिस का तो पहले खौफ होता था, बहुत ज़्यादा खौफ था। और हमारे पिताजी भी इससे गुजरे हैं कि आप सोचिए कि बेटे का सिलेक्शन आईपीएस में हो गया है, भारतीय पुलिस सेवा में। हाँ, पुलिस सेवा में। अब इससे बड़ी तो कोई पुलिस सेवा है नहीं, नौकरी है नहीं पुलिस का। और उस लड़के के पिताजी एक एएसआई जो वेरिफिकेशन करने के लिए आया है, उससे डर महसूस कर रहे हैं। तो ये तो बिहार में खौफ रहा है। और मैं बताऊं कि इसीलिए मैं आईपीएस बनने के बाद मैंने अपना हमेशा मोबाइल अननोन नंबर भी उठाया कि हमारे गांव जवार के लोग कहीं पुलिस द्वारा ही पीड़ित तो ना हो, अपराधी भी पीड़ित करते हैं, और कहीं पुलिस भी कई बार सुनवाई नहीं होती है तो पीड़ित ही है। तो मैंने दोनों से अपने गांव जवार के लोगों की मदद करने की और रक्षा करने का प्रयास किया, इसीलिए मेरी विजिबिलिटी है और लोकप्रियता है। एक यूजर का आखिरी सवाल है, उन्होंने पूछा है कि आईपीएस साहब से पूछे, भोजपुरी में उन्होंने पूछा है, तो उन्होंने कहा है कि यहाँ का शिमला के ठंडई छोड़ के बिहार का करे आओ तनी जरे खतरा। प्रश्न के उत्तर के बारे में हम भोजपुरी में बताओ के चाहता जी नहीं जी जवाब दी कि जन्म कर्म तो हमार यहाँ के बा, छपरे के बा, और यहीं जन्म कर्म भइल बा, यहीं परवरिश भइल बा। रामायण के एगो प्रकरण बा कि लंका विजय जब हो गई रहे तो लंका के खूबसूरती देख के लक्ष्मण जी कहले राम जी से कि काहे न लंका के अयोध्या में मिला लिहल जाओ। वाल्मीकि रामायण में बड़ा सुंदर प्रकरण बा। भगवान राम कहले अपि स्वर्णमयी लंका न मे रोचते लक्ष्मण, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, यद्यपि की लंका सोने की है और बहुत सुंदर है, विश्वकर्मा ने लंका बनाया था। विश्वकर्मा ने 3-4 जो शहर बनाया था उसमें एक लंका भी था। द्वारिका भी विश्वकर्मा नहीं बनाया था। और लंका की खासियत यह थी कि हनुमान जी के जलाने के बाद फिर रावण ने विश्वकर्मा का आह्वान किया और लंका पूरी तरह से वैसी ही बन गई जैसे लंका दहन से पहले थी। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि अपि लिखते हैं राम जी के बातों को, हे लक्ष्मण, अपि स्वर्णमयी लंका, स्वर्णमयी लंका है, न मे रोचते, मुझे पसंद नहीं है, चलो अयोध्या चलते हैं, क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी सुंदर है। छपरा मेरी अयोध्या है, सारण मेरी अयोध्या है, और मैं सबसे ज़्यादा खुश महसूस करूँगा अयोध्या में ही, चाहे वहाँ पर जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, ये मेरी कर्मभूमि है। और छपरा
की सेवा करना और छपरा के लोगों की मदद करना अब मेरे जीवन का उद्देश्य है और मैं उसी के लिए आ रहा हूँ। मैं अपने माता के पास आ रहा हूँ और मातृभूमि के पास आ रहा हूँ। भोजपुरी गाना सुने ली? हाँ, सुने नहीं। केकर केकर सुने नहीं गाना रोड़ा? बताइए बताइए, सब लोग सुनो। पवन सिंह के गाना सुनते रहते हैं, और ये केकर? खेसारी लाल का भी सुनते हैं। अच्छा, हाल फिलहाल में कौन गाना सुना था? नहीं हाल फिलहाल में तो सुनने के बाद से एकदम झूमे का मन करे लागो, एकदम मजा आवे। हाल फिलहाल में तो एगो आजकल एगो गाना चल रहल बा, जनसुराज चाही हो, वो गाना है ना वो। अरे तो ये तो रोड़ा पार्टी लाइन पे लेके जाता। नहीं ना केकर ना गाना? वो पवन सिंह खेसारी के है? ना ये वो आजकल बड़ा अपील करता है वो गाना, सुंदर राज चाही हो, जनसुराज चाही हो। अरे पवन खेसारी के बताएं, इनका लोग कौन गाना सुनते हैं रोड़ा? पवन सिंह के गाना जिला टॉप लागेलू। अच्छा, हाँ, सुने हैं। वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा रोड़ा से बात करके। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आपके आने वाले भविष्य के लिए। हाँ, थैंक यू समय निकालने के लिए। और कुछ कहना चाहते हैं आप शायद? नहीं, आपने गाना की बात की तो ये जो फिल्मी गाने हैं, ये लोग जो कलर फोक सॉन्ग्स तो ज़्यादा मैं नहीं गाता, लेकिन हम लोग बचपन में जो फगुआ होता था, तो हमारे यहाँ का सारण का बड़ा महत्वपूर्ण फगुआ है कि बाबा हरिहर नाथ पर कि बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में खेले होली, बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में खेले होली। ये सब बचपन में खूब हम लोग गाते थे और खूब अभी भी मुझे झाल वाल बजाना खूब आता है। तो अभी गांव जाते हैं छुट्टी वुट्टी में तो अष्टजाम में जाते हैं, झाल वाल बजाते हैं, बड़ा आनंद आता है। भोजपुरी का अपना ही मज़ा है और जब ये सब होता है तो बहुत अच्छा लगता है। बातचीत तो हम लोग खत्म करें, लेकिन आपने खेसारी और पवन का जिक्र कर दिया तो आपके जो दर्शक सुनेंगे वो बड़ा उन पे आरोप लगता है कि इन्होंने भोजपुरी में बहुत अश्लीलता बढ़ाई है। तो सर, भोजपुरी के इन अश्लील गायकों का गाना कैसे सुनते हैं? देखिए, ये एक समस्या है, लेकिन इसके लिए मैं केवल कलाकारों को दोष नहीं दूंगा। जो कलाकार होता है ना, उसको अपना चीज़ बेचना होता है, तो जब तक खरीदने वाले होंगे, जब तक क्रेता होंगे, तब तक विक्रेता होंगे। डिमांड एंड सप्लाई का रूल है। लोग डिस्कार्ड करेंगे, ये इसको लोगों द्वारा ही डिस्कार्ड करना पड़ेगा। जब ऐसे गानों को सामाजिक बहिष्कार होगा, उसको उसका टीआरपी नहीं बढ़ेगा, तो ऐसे गाने आना बंद हो जाएंगे। और ये हमारे भोजपुरी जो सॉन्ग्स हैं, भोजपुरी फिल्म्स हैं, इसके लिए बड़ी चुनौती है। और आपके माध्यम से मैं ज़रूर अपील करूंगा तमाम कलाकारों को, चाहे पवन सिंह हो, खेसारी लाल हों, और भी तमाम जो नए नए सब कलाकार हैं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम अतिशय जोश में अपनी जो हमारी भोजपुरी कला और संस्कृति है, इसको कहीं हम चोट तो नहीं पहुंचा रहे हैं। तो इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। मेरा उन लोगों से अपील है और निवेदन है, इसको ख्याल रखें और हमारी जो भोजपुरी संस्कृति है इसको अक्षुण्ण रखने में मदद करें। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से मैं समझता हूँ कि हज़ारों लाखों व्यूवर्स तक आपने हमारी बात को पहुँचाया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और सभी व्यूवर्स को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हम अपील करेंगे कि जो आने वाले समय में जिस भी रूप में मैं समाज सेवा करना चाह रहा हूँ, आपके माध्यम से मैं जो अपने व्यूवर्स को मैं अपील करना चाह रहा हूँ कि भारतीय पुलिस सेवा की सर्विस से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर अब मैं अपने जन्मभूमि, मातृभूमि सारण आ रहा हूँ और सारण की सेवा करना चाहता हूँ, सारण के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। आप सभी लोगों का सहयोग, आप सभी लोगों का स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिले और इससे मैं अभिसिंचित हूँ और सशक्त हूँ, जिससे कि आपकी मैं बेहतर से बेहतर सेवा कर सकूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय बिहार। वाह, बहुत सुंदर, थैंक यू।